टेस्टिमनी आपके सामने हो और फिर पूरी बातचीत को उस संदर्भ में देखे जाने में, केरल तो हमने आपको दे ही दिया। लेफ्ट से जुड़े लोगों को लेंगे, हालांकि LR भारती का फिर भी ले लेते हैं, ये क्रिटिक हैं, ये लेफ्ट से जुड़े नहीं रहे हैं फिलहाल, पता नहीं पहले जुड़े होंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा भारत में केवल ब्राह्मणवाद बनकर रह गया, शीर्ष नेतृत्व में कितने बहुजन समाज के लोग हैं, डी राजा कितने, ये वाला सवाल तो पार्टिसिपेशन वाला आएगा सर, और वो उन्होंने भी उठाया। SS मेजर कह रहे हैं कि ताशकंद में 1920 में हुआ और 1925 में कानपुर में उसका कॉन्क्लेव हेल्ड हुआ। 1925 को सेंटर में करके पार्टी भी इसको मना रही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं हाँ कि द zigzag politics of 100 years is the only consistent thing about communist and is an important reason for their plight today that has not changed even today। ये एक बात जो है, ये आपको 39 से शुरू हो गया था, उसके पहले भी हो रहा है। एक आउटसाइड पैनलिस्ट हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, एग्री विथ विनय जी, not recognizing what Dr. Ambedkar said, economic justice is meaningless in India without social justice is another reason of their plight। प्रशांत बैनर्जी कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे CPM के हजारों साथियों की हत्या की, उस पार्टी के साथ गठबंधन कैसे हो सकता है, इसलिए 2016 में कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद CPM का समर्थन और कैडर बीजेपी के साथ चला गया, ऐसा इनका कहना है। चलिए सर, और टिप्पणियां बाद में लेंगे। विजय जी। जी संजीव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ सुना आपने, ये सब पढ़ा जी। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति भारत में ही नहीं, आप अगर दुनिया के और देशों में भी देखें, कम्युनिस्ट राजनीति कमजोर पड़ी है। कोशिशें लेकिन उनकी जारी भी हैं। तो कह सकते हैं कि पूंजीवाद जीत चुका है, जीत गया है। तो कौन सी गलतियां थी? गलतियां तो गिनाई जाती हैं। कौन सी गलतियां थी? मैं एंटोनियो ग्राम्शी के एंगल से कुछ यहाँ पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मैं बता दूं कि ग्राम्शी इटली के कम्युनिस्ट पार्टी के जो 3-4 संस्थापक थे उनमें से एक थे, और उन्होंने 1917 में जब रसिया में क्रांति हुई तो उसकी तर्ज पर इटली में भी क्रांति करने की कोशिश की। मजदूरों का सबसे बड़ा हड़ताल हुआ वहां, लेकिन विफल रहा, वो क्रांति नहीं हो पाई। ग्राम्शी इसलिए मुझे लेनिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं कि उन्होंने पराजय के कारणों की पड़ताल की। लेनिन क्रांति तो कर लिया लेनिन ने, लेकिन जैसा कि लेनिन ने खुद भी कहा था बाद में कि रसिया में क्रांति करना आसान था क्योंकि वहां पर केवल राजसत्ता को पलटना था। ठीक है, वहां नागरिक समाज उस तरह से विकसित नहीं हुआ था। अब आते हैं ग्राम्शी क्या हमें सूत्र देते हैं। ग्राम्शी क्या कहते हैं कि जिन समाजों में जनतंत्र होता है, बहाल हो जाता है, वहां की जनता वोट की राजनीति में विश्वास करने लगती है, एक नागरिक समाज विकसित हो जाता है, वहां सत्ता 2 स्तरों पर काम करती है। एक तो राज्य के स्तर पर, दूसरा समाज के स्तर पर। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है संसदीय राजनीति के जरिए, वो दोनों सत्ता के दोनों रूपों के आधार पे काम करती है, दमन यानी फोर्स और सहमति। ये सहमति शब्द जो है ग्राम्शी की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। कंसेंट यानी लोगों का व्यवस्था में विश्वास, समर्थन, वो जिस कारण से भी हो और जितने दिनों के लिए हो और जितने पल के लिए हो। ठीक है, तो ग्राम्शी जब जेल उनको होती है तो ग्राम्शी जेल में क्रांति के न होने के कारणों की पड़ताल करते हुए हमें बहुत सारे सूत्र दे जाते हैं कि कैसे एक संसदीय राजनीति वाले पूंजीवादी व्यवस्था में
क्रांतिकारी बदलाव कैसे लाए जाने चाहिए, कैसे लाए जा सकते हैं। यह नहीं मैं कह रहा हूँ कि ग्रामशी ने हमें एक बना बनाया फार्मूला दे दिया, उन्हें ही हम मान लें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियों ने सेकेंड इंटरनेशनल के मार्क्सवाद को अपना लिया और बाकी मार्क्स की व्याख्याओं को दरकिनार कर दिया। हालांकि अब गलतियों और फिसलनों को याद करते हुए मार्क्स की उन व्याख्याओं की भी थोड़ी बहुत चर्चा पार्टियों में होने लगी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ही, व्यवहार में और आचरण में अभी भी नहीं उतरा है। ठीक है, तो आते हैं कि सबसे मार्क्सवाद में सबसे जो पेंच रहा है जिस फॉर्मूले को लेके, वो है आधार और अधिरचना। ठीक है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। और सेकेंड देखिए, मार्क्स जो है वो अपने चिंतन को कोई वाद का रूप नहीं दिया था उन्होंने, याद रखिएगा। तो सेकेंड इंटरनेशनल ने जो मार्क्सवाद का रूप गढ़ा, उसमें आधार और अधिरचना नामक एक फॉर्मूला बनाया गया और कहा गया कि आर्थिक क्षेत्र जो होता है समाज का ना, वो आधार होता है, और उसको अगर बदल दोगे तो अधिरचना यानी ऊपरी क्षेत्र जो है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वह खुद बदलते जाएंगे, यानी वो द्वितीयक हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टियों की राजनीति ने इस फॉर्मूले को अपना लिया, भारत में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी। तो उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का पूरा फोकस यह रहा कि पूंजीवाद को पूरी तरह से आ जाने दो। ठीक है, भारत में याद कीजिए कि एक बड़ा डिबेट इसको भी लेके चला कि यहाँ अर्ध सामंतवाद है या पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद को पूरी तरह से आ जाने दो, तो क्या होगा कि मजदूर वर्ग और सर्वहारा वर्ग विकसित होकर के सामने आएगा और क्रांति हो जाएगी। एक इस फॉर्मूले पर बहुत दिनों तक हम लोग मतलब कम्युनिस्ट राजनीति चलती रही, जो कि गलत साबित हुआ। ठीक है, अब ग्रामशी एक चीज कहते हैं कि ये आधार और अधिरचना हो गया। दूसरा है राज्य और सिविल समाज, जिसकी अभी मैंने चर्चा की, कि वो कहते हैं कि राज्य पर आप काबिज हो जाएंगे, लेकिन अगर नागरिक समाज के विभिन्न संस्थाओं में, कौन सी संस्थाएं हैं वो नागरिक समाज की, स्कूल है, मीडिया है, परिवार है, धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर वहां पर आपको न्यूनतम सहमति अगर आपने नहीं हासिल की है अपने लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके लिए, तो आप सत्ता को हो सकता है कुछ दिनों तक बनाए रखें, जबरन भी बनाए रखें, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। अब कहेंगे कि इस चीज को किसने भांपा सबसे अच्छे से, तो सबसे अच्छे से भांपा 1925 में ही बना हुआ दूसरा संगठन जिसकी आपने चर्चा की। बिल्कुल, उसके लिए ग्रामशी ने क्या शब्द यूज किया, उसके लिए ग्रामशी ने यूज किया वार ऑफ पोजीशन, यानी मोर्चाबंदी। याद रखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रामशी ने अपने प्रेजेंट नोटबुक में वार ऑफ पोजीशन की जब चर्चा की तो उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं वो वार ऑफ पोजीशन कर रहे हैं, माने नागरिक समाज में सहमति कायम कर रहे हैं साम्राज्यवाद और ब्रिटिशों के खिलाफ, और कभी कभी वार ऑफ मन्यूवरी कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट हमला भी कर रहे हैं। गांधी जी का जिक्र करते हैं वो, और वार ऑफ पोजीशन के संदर्भ में करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रामशी पहुंचे हुए हैं भारत में, भले ही ग्रामशी देर से आए हैं। ठीक, तो अब ये जो हम एक सिविल चीज सोसाइटी है, दर्ज कराते चलते हैं ताकि वो फिर कम्युनिस्ट पार्टियों के उसमें समझने के लिए और बेहतर होगा कि गांधी जी एक काम और कर रहे हैं इस वक्त में। वो जो वर्धा गए हैं वो इसी वार ऑफ पोजीशन के हिसाब से, वो एक दूसरा जो संघर्ष है जो अंबेडकर के उभार के साथ, और अंबेडकर तो बीच में आए, उसके पहले से उभार है सबाल्टन समूह का, उसमें घटना घटती है सर। इसलिए मुझे याद आ गया जब आपने कहा, घटना यह है कि जब बाबा साहब कहते हैं कि हम मरेंगे नहीं, हिंदू पैदा हुए थे, मरेंगे नहीं, तो वो डी कौशाम्बी को बुलाते हैं, थोड़े और दिनों बाद की घटना है ये, और वो कहते हैं कि एक जब ये हो गया कि वो बुद्धिज्म की ओर ही जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एक बौद्ध विहार बनाओ और वहां मैं जाऊंगा और वहां प्रवचन दूंगा। यानी कनेक्ट उसके पोजीशन को इसी सेंस में आप कहना चाह रहे हैं ना कि कंसेंट बिल्डिंग के लिए एक और जोन था जो उनसे अलग जा रहा था, तो उसको भी अपनी तरफ अपने नेतृत्व में लेने की कोशिश के तौर पे मुझे वो याद आ रहा है। जी विजय। तो यही हुआ कि देखिए इसमें यह भी हुआ कि आपने क्या किया, वर्ग को तो आधार मान लिया, जो आर्थिक संघर्ष है
उसको आधार मान लिया, केंद्रीय मान लिया, और जाति, लिंग, लैंगिक जो टकराव है या असमानता है उसको, इन सबको क्या किया आपने, अधिरचना का हिस्सा बना दिया। ठीक है, तो फिर क्या ये सेंस बना कि अगर हम वर्ग संघर्ष करेंगे, वर्ग मुक्त समाज बनाएंगे, तो जाति भी खत्म हो जाएगी और जेंडर असमानता भी दूर हो सकती है धीरे धीरे बाद में। ठीक है, तो इन्हें टाल दिया गया। लेकिन जाति हम सब जानते हैं कि आधार से भी गहरे से जुड़ा है और अधिरचना से तो है ही। अच्छा, अभी हाल ही में मैं एक मीटिंग में गया था, तो वहाँ एक कॉमरेड बोल रहे थे कि आर्थिक समानता ला दीजिए ना, सामाजिक समानता अपने आप आ जाएगी। तो ये समझ अभी भी है, बनी हुई है कि आर्थिक ला दो तो सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब अपने आप आ जाएगी। तो वामपंथ को, हालांकि सैद्धांतिक तौर पर कई वामपंथी नेता अब इसको मानने लगे हैं कि नहीं, हमें दोनों ही मोर्चों पर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये दैनंदिन व्यवहार और आचरण का हिस्सा नहीं बना है। ये एक चुनौती है इसको बनाना, क्योंकि एक रूढ़ धारणा है ना, ये बन चुकी है, मेंटेलिटी ऐसी बनी है कार्यकर्ताओं के बीच, चिंतकों के, मतलब थिंक टैंक जो पार्टी की है उसके बीच, तो इसको बदलने में समय लगेगा। ये एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी जो है जिसकी तरफ अभी ये, इसे मैं कहता हूं एलिटिज्म का मर्ज। पार्टी में दो तरह के लोग हो गए हैं, एक जो टॉप लेवल पे हैं, जिसमें अभी विनय जी ने भी कहा कि हायर कास्ट के लोग हैं, काबिज हैं। हायर कास्ट के लोग ही नहीं, विश्वविद्यालय से पढ़े हुए और अंग्रेजीदा हैं वो लोग। ठीक है, अब वो क्या सोचते हैं कि हम ही बहुत समझदार हैं। ठीक, अच्छा, कार्यकर्ता जो है, जो जनभाषा में बात करता है, उसके पास अनुभव होता है जीवन जगत का, संसार का, उसको मान लिया जाता है कम बुद्धिमान, और उसकी बातों को दरकिनार भी किया जाता है, न के बराबर सुना जाता है। तो एक तरह से ऊपर से आदेश सा आता है बन के, फॉर्मूला बना हुआ, जिसमें अनुभव उस कदर नहीं जुड़ा हुआ होता है, सन्निध होता है जिस कदर होना चाहिए, जैसे कि एक पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर उठने से हो सकता है। यही बात करूंगा फिर मैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस एलिटिज्म से कैसे मुक्त हों। अगर यह बात हम बोल दें तो हमें हमें कई बार ये सुनने को मिला कि तुम भी एलिट होना चाहते हो इसलिए कह रहे हो, तुम्हें एलिट एनवी है तुम में। ठीक है, लेकिन मैं एलिट बनना चाहता हूं। उन्होंने आपको माफ कर दिया, वो आगे कह दे सकते थे, क्योंकि आरएसएस इन दिनों जो है वो बुद्धिजीविता के खिलाफ जो माहौल बनाया है आरएसएस वालों ने, कहीं आपको वहां ले जाके ना खड़ा कर, लेकिन वो आप बच गए। नहीं, तो थैंक्स। मैं मानता हूं कि मानता हूं थियरी की जरूरत है, पढ़ने लिखने की भी जरूरत है, लेकिन जैसा ग्रामसी कहते थे कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंड्स बट कैन नॉट फील, तो ये फीलिंग वाली बात जो है ना, वो आने की जरूरत है, वो नहीं आ रही है। ये मैं जाता हूं और मिलता हूं लोगों से, मीटिंगों में जाता हूं, पाता हूं ये कि जैसे ही आप अंग्रेजी छोड़ के हिंदी या भारतीय भाषाओं में बात करना शुरू करते हैं, वो मान लेते हैं ये कुछ मामूली सी बात कर रहा होगा, जिसे कि तूल देने की जरूरत है ही नहीं। यह इस चुनौती से कैसे निपटेगी पार्टी? ये जो पोलराइजेशन है और बहुत गहरा है ये। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पूंजीवाद ने क्या किया है, पूंजीवाद ने परंपरा से अपने अनुकूल मूल्यों को चुना और कुछ मूल्य उसने आरोपित किए जबरन। हम सब जानते हैं कि कौन से मूल्य थे उसने जो आरोपित किए, और किन मूल्य, जैसे मान लीजिए कि प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, इसके बाद मेरिट का सवाल, ये सब चीजें पूंजीवाद ने कॉमन सेंस का हिस्सा बना दिया है। अब अगर आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो समाजवादी हो, जैसा कि कहा जाता है तथाकथित समाजवादी या साम्यवादी, तो आपको उसके अनुकूल मूल्यों को तो प्रसारित करना होगा ना। यहाँ ग्रामसी यही कहते हैं कि अगर हेजेमनी की बात, कि अगर पूंजीवाद ने अपने, या जाति व्यवस्था ने, या पितृसत्ता ने मिलजुल के, इन सब का गठजोड़ है जिसे हिस्टोरिक ब्लॉक कह सकते हैं, अपने अनुकूल मूल्यों को जनता की कॉमन सेंस का हिस्सा बना दिया है, तो आप उससे टकराने के लिए, राज्य पर कब्जा करने की तो सोचिए ही, लेकिन जनता के कॉमन सेंस से भी टकराइए और वहां अपने अनुकूल मूल्यों को आरोपित कीजिए, वरना क्या होगा, जो दशा अभी हुई है वही होगी। ठीक है, और डी राजा जैसे नेता भी अब कह रहे हैं, डी राजा क्या कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट मस्ट इमर्ज एज रोल मॉडल्स। ध्यान दीजिए ग्रामसी कैसे यहाँ डी राजा में आ रहे हैं
कि कम्युनिस्टों को अपने व्यवहार से दिखाना होगा कि वे एक श्रेष्ठ इंसान है जिनको अनुकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यानी अनुसरणीय बनना पड़ेगा। अब ये सब बातें अगर आप करेंगे, हालांकि डी राजा भी कह रहे हैं, तो कहेंगे कि भाववादी हो गया है ये। ठीक है, तो हमें परंपरा से जी मेरा ये कहना है कि हमारी अपनी परंपरा में ही ऐसे मूल्य हैं जिन्हें हम सिंचित कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सामंती और पिछड़ा कह करके त्याजने लायक समझा, लेकिन पूंजीवाद ने ऐसा नहीं समझा। अब मैं सवाल करूंगी बिल्कुल मनोरमा, एक चीज यहाँ से अब अपने दर्शकों को भी बता दूं, यहाँ से अब कुछ उदाहरणों के साथ हम आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ उदाहरण हमने विनय जी के साथ लेकर के आए, मनोरमा के भी सवाल होंगे जी, बहुत सारे ऐसे जी मनोरमा आपकी तरफ छोड़ रहा हूं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग है विजय जी जो आपने जहां अनुकरण की बात की, ऐसी स्थितियां कम्युनिस्ट पार्टी की। अभी एक लेटेस्ट घटना बता दूं ताकि दर्शकों को कुछ चीजों की रुचि भी होती है जो जानना चाहते हैं। तो जो डी राजा का विरोध हुआ, अनुकरण या कंसेंट के अपना स्तर क्या लेफ्ट पार्टियां पैदा कर पा रही हैं? डी राजा का विरोध ये कहते हुए हो रहा था कि 75 साल की समय सीमा। अब ये बताइए, ये कोई कम्युनिस्ट आदर्श तो कभी नहीं रहा, होता तो अलग बात है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। ये आदर्श आया है आरएसएस से चल के अमित शाह और मोदी की स्ट्रेटजी के तौर पे, जिसको बहुत जल्दी सीपीआई ने लेने की कोशिश की। आप अपने आदर्श नहीं दे रहे, आपका आदर्श क्या है? 38 साल से या 28 साल से, विनय जी बाद में बताएंगे, बना हुआ महासचिव 28 साल से सीपीआईएमएल का। तो ये है, और बातों पे हम लोग सुने हैं तब से तो बने हुए हैं। बिल्कुल, जब से हमारी चेतना आई है तब से। विनोद मिश्र के निधन के साथ ही। बिल्कुल मनोरमा जी, मैं विजय जी के पास से पहले जाऊंगी, उसके बाद विनय जी के पास सवाल करूंगी। एक जो भारत में जो वामपंथ है और इसको अब जैसे अभी आपने बाकी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीजें बिल्कुल बदल गई है। सीपीआई जो है रूस के उसमें थी, सीपीएम जो है चाइना के उस तरफ में, और अब जब हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना, इन सब जगहों का कोई मतलब नहीं रह गया, तो क्या अब अंतरराष्ट्रीय, और वेनेजुएला का भी आप देख रहे हैं, माद्रो को भी जो है वो चाइना के क्लोज बताया जा रहा था, तो ये बदले हुए हालात में, जबकि आपको पता है कि किस तरह का साम्यवाद चीन में है और अब रूस क्या है, तो ये सारी स्थितियां सामने, भारत का जो वामपंथ है सीपीआई के संदर्भ में बात करें तो सीपीआई की को फोकस करते हुए अब क्या पूरी तरह से भारतीय संदर्भ में ये लोग चीजों को वो कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें उससे अलग हट करके उसका कोई अब मतलब नहीं रह गया, कोई उस तरह से रेफरेंस नहीं अब दे सकते भारतीय राजनीति में? नहीं, देखिए, अंतरराष्ट्रीयता को तो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अंततः हम लोग हैं साम्राज्यवाद के तहत ही जी रहे हैं। ये इस हकीकत को स्वीकार कीजिए। तो दुनिया भर में जो प्रतिरोध की शक्तियां हैं उनके साथ तो जुड़ने की कोशिश करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वामपंथियों ने भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखकर सोचने की कोशिश नहीं की है। लेकिन मैं ये कहता हूं प्रतिरोध की शक्तियों में रूस और चीन अब कितना वो मायने रख गया है, जो कि रूस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर देश में हर जगह एक क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, और हर जगह प्रतिरोध और संघर्ष करती जनता भी है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी तरफ तो देखना ही होगा ना, आपको उनके साथ जुड़ना ही होगा। और साम्राज्य, आप ये मान के चलिए कि एक विश्व व्यवस्था और एक विश्व साम्राज्यवाद के तहत ही हम लोग जी रहे हैं, पूंजीवाद वैसे फंक्शन नहीं कर रहा है। तो स्थानीय संदर्भ ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्टों ने नहीं दिया, लेकिन दिक्कत ये है ना, मैं जैसे एक चीज मैं कहना यहाँ पर मैं मिस कर गया था कि हुआ यह है कि दरअसल कि भारतीय मार्क्सवादियों में कई धाराएं हैं। तो पार्टियां क्या है, पार्टियां अक्सर सैद्धांतिक मार्क्सवादियों को उतना नहीं सुनती जितना कि सुनना चाहिए। अगर आप अपने असहमतों को, आलोचकों को और सैद्धांतिक मार्क्सवादियों को भी सुनेंगे ना, तो फिर आपकी अपनी जो वैचारिक राजनीति है वो सैद्धांतिक रूप से समृद्ध होगी। लेकिन वो होता नहीं है। होता यह है कि पार्टी की जो थिंक टैंक है वो सोचती है कि मैंने जो सोच लिया, हमने जो सोच लिया वही श्रेष्ठ है, और बाकी जो मार्क्सवादी हैं वो तो हमारे दुश्मन है या एकेडमिक मार्क्सवादी हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय मार्क्सवाद काफी समृद्ध है, संपन्न है,
जरूरत है कम्युनिस्ट राजनीति को उससे सीखने की, उससे लेने की, जो उन्होंने नहीं किया। बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है ना, आप तो जानती ही होंगी और हम सब जानते हैं कि पार्टी के भीतर भी जब ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ या ऑर्थोडॉक्सी की आलोचना कोई करता है, जैसे के दामोदरम थे या मोहित सेन थे, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इस आलोचना को, ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इसको नाम दिया है उन लोगों ने, इसको छोड़ना होगा। मतलब आलोचना को, असहमति को जगह देनी होगी, और भारतीय मार्क्सवाद जो समग्र रूप से विकसित हुआ है ना, उस पर ध्यान दे करके वहां से आप अपनी रणनीति के लिए कुछ सूत्र ले सकते हैं। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो भी तो इसी सरजमी पर रह करके सारा कुछ उन्होंने चिंतन किया है। ये मेरा कहना। लेकिन एक चीज बताइए कि ये थोड़ा फ्लिप फ्लॉप की स्थिति, तो आप अंतर्राष्ट्रीयता को सेंटर में ले आएंगे तो 39 वाली स्थिति हो जाएगी, या 2012-13 वाली। आप जमीन को समझेंगे, 39 और 42 में आप कैसे बदल गए? रसिया उधर है तो आपको वो जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय तो इस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि हमें आंख मूंद कर वो 39 और 42 वाली गलती, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ग्रामशी से हमने कुछ लिए और ग्रामशी को कैसे बेहतर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये कह रहा हूँ मैं। कि अगर वेनेजुएला में मान लीजिए या लैटिन अमेरिकी कंट्रियों में कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं विकास की अवधारणा के खिलाफ, सामुदायिक जीवन के प्रयोग हो रहे हैं। मतलब पूरा जो देखिए पूंजीवाद की सबसे बड़ी एक मजबूती क्या है, उसने एक विकास की एक अवधारणा हमारे समक्ष रख दी है। उसको चुनौती देते हुए कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं दुनिया भर में, खास करके लैटिन अमेरिकी देशों में। तो वहां से तो हम कह सकते हैं ना कि देखो इस तरह का भी हो सकता है, ऐसी जीवन शैली भी हो सकती है और ये व्यवस्था भी संभव है। ये कह रहा हूं मैं कि ये लर्न किया जा सकता है। बिल्कुल। मनोरमा जी, विनय जी के पास आते हैं। विनय जी, जो वामपंथ है अपने बहुत ही मतलब आप 2004 की बात करते हैं तो 61 सांसद पहुंचते हैं लोकसभा में, और वो ऐतिहासिक समय, मतलब उतना बेहतर समय फिर नहीं आया। और हम लगातार जो चीजें हैं उस वक्त का, चाहे मनरेगा हो, चाहे सूचना अधिकार हो, जंगल का भी जो भी कानून, जो लोकोन्मुखी या उस तरह के जो भी गरीब और हाशिए के लोगों के लिए जो कानून बने या जिस तरह की योजनाएं शुरू हुई, उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी रही। लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाद हम देखते हैं लगातार जो है उनकी ताकत कम हुई। तो ये किस तरह से इसको आप लोग, मतलब ये इसकी वजह क्या रही, और क्या इसमें एक बड़ी वजह जो है मध्य वर्ग का खास तौर पर जो है जो नेता उभर करके आते हैं वामपंथी उसमें वो मध्य वर्ग के ही होते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं वो पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच की बात करते हैं। और एक बड़ा, और खास तौर पे उदारीकरण के बाद की बात करें कि ये 90 के बाद के समय में जो मध्य वर्ग आया उसका एस्पिरेशन सब कुछ अलग, और वो कास्ट कॉन्शियस ज्यादा है मध्य वर्ग। तो कास्ट कॉन्शियस, उसमें पिछड़ों की बड़ी संख्या आती है उस मध्य वर्ग में। तो क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम वामपंथ के साथ रही कि वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस तरह से नहीं भारत में चल पाया जितना कि कास्ट कॉन्शियसनेस को एड्रेस नहीं किया इसने मतलब वामपंथ ने। और बिहार में भी मतलब जो है हालांकि देखिए सीपीआईएमएल बेहतर स्थिति में रहा है और अभी भी उनका लगभग 3.25% के करीब में वोट शेयर है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले और टर्म के मुकाबले में फिर से कमजोर स्थिति बनी है, इससे बेहतर पिछले उसमें थे। तो ये सब क्या वजह है? हमसे कह रहे हैं ना, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस दौर में आपने मनरेगा की बात की, सूचना का अधिकार अधिनियम की बात की, इस तरह के जो कुछ मतलब निर्णय हुआ वो आम लोगों के हित में हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज ये देखेंगे कि इसका क्रेडिट जिस रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को मिलना चाहिए या लिया जाना चाहिए था, मेरी समझ में वो नहीं ले पाए। उसका क्रेडिट जो कांग्रेस थी उन लोगों ने ही लिया। इन लोगों ने निचले स्तर पर भले ही यह कहा हो कि हमारी मजबूत स्थिति थी, हमारी ही पहल से यह सब कुछ हुआ है, लेकिन नीचे स्तर पर ये नहीं पहुंच पाया। और दूसरी बात
फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि 90 के बाद, चूँकि जब उस समय जनता दल ही था, लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो आप देखेंगे कि अलग-अलग जातियों का वो सम्मेलन करवाते हैं पटना में। और उसमें वो स्वयं भी मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं। तो इधर के लोगों को लगा कि अब कहीं न कहीं मेरा हित वहाँ ही है। आप देखेंगे कि रामविलास पासवान जी के साथ उनकी जाति के लोग जाते हैं। लालू जी के साथ उनकी जाति के, मतलब अलग-अलग जातियों का समझिए कि अलग-अलग नेता हो गया और वो वहाँ जाना ज़्यादा आसान महसूस किया। हालाँकि ऐसा नहीं है कि समाज के निचले हिस्से के लोगों के लिए जब मैं सीपीआई में था या फिर माले में भी, तो निचले स्तर पर लोगों ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वह भी जो समाज का निचला हिस्सा है, तो विनय वह जी वही भी तो यह बोल न रहे हैं कि वहां उनकी रीच है, वहां उनकी रीच है, जो जो मध्य वर्ग बड़ा हिस्सा है, वहां जी, पर ना जो, हाँ, या आप कह तो सकते वही हैं हम कि कह रहे हैं। ओबीसी ओबीसी में जिस स्तर पे होना चाहिए उसकी बात कर जी, रहे हैं। हाँ, तो ये आप देखिएगा कि पहले हम लोग जिन क्षेत्रों में काम और करते थे। एक और बात, बिहार जैसे जी, राज्य में हमको ये भी आप ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि बीएसपी एक ही, भले उनके विधायक चुन के आए हो, लेकिन वोट परसेंट उनका 5% से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि भले वो सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ, लेकिन यानी कि उनकी जमीन पर मौजूदगी बहुत स्ट्रांग है बीएसपी की। तो उनका अपना एक वर्ग है जो कि वामपंथ के साथ नहीं जाता है, वो उनकी दलित पॉलिटिक्स मदर अपनी है। मनोरमा हाँ, मदर नर्स थ्योरी हम जी। विनय हाँ, जी, हाँ, हम जारी ये रखें। कहना चाह रहे हैं कि एक दौर में जब मैं सीपीआई में था, तो खास करके एससी में जो रविदास समाज है या पासवान समाज है, पूरा गाँव के गाँव सीपीआई के साथ था। लेकिन जब आप देखेंगे कि 90 के बाद में जो परिस्थिति बदली, अब वहाँ आपको एक भी कोई मतलब वामपंथी दल में आदमी नहीं मिलेगा। या तो वो रामविलास पासवान जी की पार्टी में आपको दिखाई देगा, या फिर बाद में चल कर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का जिस तरह से प्रचार-प्रसार हुआ है और अलग-अलग सामाजिक संगठनों द्वारा भी, तो बसपा के तरफ भी खास करके जो हमारे बिहार में रविदास समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी बड़ी भागीदारी या कहिए कि रुझान बसपा की तरफ है। हालाँकि वो बहुत अभी मजबूत स्थिति में बहुत जगह पर हमको नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये बहुत बुनियादी तौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ समाज का ये हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज जी, जब हम उन इलाकों में जाते हैं, तो हमको जब इसकी आप बात करेंगे, मार्क्सवाद की या कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे, तो वो अब कहेंगे कि अब आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है, अब हम लोगों का भविष्य दूसरा है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर समाज का जो निचला हिस्सा है, वह अपना भविष्य नहीं देखते हैं, वह अपना भविष्य उन राजनीतिक दलों के पास देखते हैं, जिस राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व उनकी जाति या उनके समाज के लोग कर रहे हैं। जी। जिसमें अब एक एक जो एंगल है, एक एंगल पासवान चिराग पासवान जैसे नेता का भी आता है कि उनकी उनकी एक पॉलिटिक्स अलग है, उनके पास उनके अपने जाति के साथ बाकी जो सवर्ण है या फिर ओबीसी है, उनका भी वोट है जो कि बीजेपी के लॉयल है। तो एक एक वर्ग तो वो भी बनता है, आप उसको ये नहीं कर सकते, वो आते तो उसी हाशिए के समुदाय से हैं, उनकी राजनीति भी वो उसी वोट बैंक की बात ये करते हैं, उसी पर ये राजनीति करते हैं। जी, लेकिन मनोरमा उस दिशा में भी, चूंकि आपने ओवरऑल वो सवाल बीएसपी के माध्यम से किया, आप राम इनके वाले में जाइएगा तो फिर 32 में जाना पड़ जाएगा।